अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। यूएई इसराइली रिलेशंस, चेंजिंग पॉलिटिक्स ऑफ चेंजिंग वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स, यही हमारा टॉपिक। आप सबको मालूम होगा वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में आजकल क्या चल रहा है। यूएई सिर्फ एक ही जीसीसी कंट्रीज है, उसमें वही यूएई ने पूरे दुनिया के सबसे बड़े जालिम स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुआ है। ये बात पूरे दुनिया में, पूरे इस्लामिक दुनिया में, पूरे दुनिया में सबको बहुत ख़तरनाक और खौफनाक बात है। इस्लामिक सोसाइटी कभी भी इस बातों को, यूएई को माफ़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ़लस्तीन सोसाइटी को, फ़लस्तीनियन सोसाइटी को इतने सालों से जो जुल्म करते हैं, उधर से भगाया है, आज भी कत्ल कर रहे हैं, वही कंट्री से साथ, वही ऑक्युपेंट कंट्री के साथ यूएई एक मुस्लिम कंट्री, वही ज़ियोनिस्ट पावर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किया है। क्योंकि इसी वजह से फ़लस्तीनियन जो कौम के साथ एक धोखा हुआ है। आपको सबको पता होगा, अरब सोसाइटी जब इसराइल ऑक्युपे करने के बाद, ये स्टेट इसराइल ज़ियोन स्टेट डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारा जंग हुआ है। उसमें अरब सोसाइटी और अरब सिटीज़न के साथ साथ भी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़े हैं। फिर भी वही यादें सारे मुसलमान के दिल में, सारे पूरे दुनिया के दिल में, जो अदल चाहते हैं उनके दिल में अभी भी है। फिर भी वही यूएई एक मुस्लिम कंट्री, वही ज़ियोनिस्ट पावर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया है। क्यों बनाया है? एक्चुअली अब हमको पता है कि ये यूएई अपने पूरे हिस्ट्री में बड़े ताकतवर कंट्री के साथ हमेशा डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं और रीजनल रिलेशनशिप बनाते हैं। इसी वजह से यूएई हमेशा सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ, अभी इसराइल के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया है। पर बल्कि यूएई क्या बात कह के, बहुत अंदाज से, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह के ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया है। वही था फ़लस्तीनियन सोसाइटी के बारे में बात करके वही यूएई एक्चुअली ये रिलेशनशिप बनाया है। लोग बोला है कि वेस्ट एशिया में जो अनेक्सेशन हो रहे हैं वह स्टॉप करने के लिए ये एग्रीमेंट शुरू किया है। ऐसे वही बोल के, एक्चुअली ये इतने सुपरफ्लुअस बात है, वही बात कह के यूएई इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया। एक्चुअली वही इसी टाइम में भी, आज भी वही इसराइल गज़ा में अटैक कर रहे हैं। बल्कि यूएई को गज़ा में अटैक करने के बारे में कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक में जो हो रहे हैं उसको सामने रख के ये बात शुरू किया है। तो वही देखो, उधर भी एक डबल स्टैंडर्ड हमको देख सकते हैं। क्यों हमास के अंडर जो गज़ा है उसके बारे में बातें क्यों नहीं करते? मतलब फ़लस्तीन मतलब पूरा फ़लस्तीन होना चाहिए। फ़लस्तीन मतलब सिर्फ वेस्ट बैंक नहीं है, फ़लस्तीन जेरूसलम भी है, फ़लस्तीन गज़ा भी है, बल्कि सिर्फ वेस्ट बैंक की बात यूएई ने कहा है। वही इसराइल यही जेरूसलम को कैपिटल बनाया है, उसके बारे में यूएई ने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली अमेरिका और वही चाहते हैं, क्योंकि पूरे वेस्ट एशिया में इसराइल को सबसे बड़े ताकतवर मनी पावर चाहिए। वही सपोर्टिव एक स्टेट चाहिए जो इसराइल को हर बात मानने वाला एक स्टेट को चाहता था।
वही काम अमेरिका को और इसराइल को ये यूएई ने बहुत आसान कर दिया। यही बात हम आजकल देख रहे हैं। इसमें हमको सबसे बड़े प्रॉब्लम दिखते हैं कि सिर्फ फ़लस्तीन की बात नहीं, पूरे वेस्ट एशिया में जो अरब कंट्री से अपने हिसाब अपने थिंकिंग अरब इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सब भूल जाट के अभी ये सोचते हैं कि नॉर्मलाइज कैसे बना सकते हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? अभी भी मतलब 1948 से 2020 तक जितने हजार लोगों को फ़लस्तीन में इन लोगों ने कत्ल कर दिया, बहुत सारे लोगों को इधर से भगा दिया। आजकल इस हफ्ते में भी बहुत सारे घर उन लोगों को तोड़ दिया, बहुत सारे हर दिन उन लोगों को मार पीटते हैं। जो सेटलर्स नाम करके एक खूबसूरत नेम बना दिया, एक टर्मिनोलॉजी बना दिया, एक्चुअली वो टेररिस्ट थे। वही टेररिस्ट लोग हर दिन फ़लस्तीनियन जो सिटीजन्स को मारते हैं, रास्ते में मार पीटते हैं। उसके बारे में यूएई ने कुछ नहीं कहा, और ये भी नहीं कहा कि जेरूसलम ने कैपिटल बनाया, वो भी उसके बारे में नहीं कहा। गज़ा में हर दिन बॉम्ब डालते हैं, आज भी बॉम्ब डाला, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मतलब फ़लस्तीन अपने ट्रेड कनेक्शन बनाने के लिए, अपने माल और दौलत की बातों के लिए इसराइल के साथ अमेरिका के सपोर्ट लेके इसराइल के साथ यूएई ने कनेक्शन बना रहे हैं। एक्चुअली वही हो रहे हैं। और हम देख सकते हैं जितने भी कंट्रीज उनको साथ दिया है, वही कंट्रीज आजकल इसराइल के साथ ज़्यादा डिप्लोमेटिक कनेक्शन बनाने वाले हैं। जैसे इजिप्ट पहले बना चुका है, जॉर्डन वो भी बना चुका है, अभी ओमान और बहरीन बनाने वाले हैं, कनेक्शन बनाने वाले, और सूडान भी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। बल्कि सूडान की जो अपोजिशनल पार्टीज़ उसके जैसे सादिक महदी जैसे बड़े बड़े लोग उसके खिलाफ है, बल्कि सूडान भी वो उसका कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। तो मतलब एक इसराइल के साथ एक नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस यूएई ने स्टार्ट किया है, मतलब डायरेक्टली स्टार्ट किया है। एक्चुअली ये जो रिलेशंस, ये हिस्ट्री है नॉर्मलाइजेशन का, हिस्ट्री सिर्फ अभी शुरू नहीं किया है, मतलब इससे पहले शुरू किया था। जैसे सऊदी अरेबिया, एक्चुअली इसके पीछे कौन है? हमको पता है कि सऊदी अरेबिया के अंडर है ये यूएई, जीसीसी के रिलेशनशिप में सऊदी अरेबिया के हाथ में है। बल्कि सऊदी अरेबिया जब कमेंट किया, जैसे प्रिंस फरहान जब कमेंट किया था, सऊदी अरेबिया ने क्या कहा? मतलब इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। सऊदी अरेबिया सिर्फ इतने कहा, हम नहीं मानेंगे। सऊदी अरेबिया इतने कहा कि अरब पीस प्लान थे जो पहले 2002 में अरब जो कंट्री सामने रखा, सिर्फ वही हम मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। बल्कि वही सऊदी अरेबिया के अंडर जो जीसीसी है, वही जीसीसी के अंडर एक स्टेट है यूएई। वही यूएई ने इसराइल के साथ जो रिलेशनशिप बनाया, बल्कि सऊदी अरेबिया उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। सऊदी अरेबिया जैसे कतर के खिलाफ जो ब्लॉक किया है, बल्कि वही ब्लॉकेट, जो वही मुहासरा सऊदी अरेबिया यूएई के साथ नहीं कर रहे, क्योंकि सऊदी अरेबिया है इसके पीछे में। हमको पता है मोहम्मद बिन सलमान, जो अभी किंग के जो बेटा है मोहम्मद बिन सलमान वलीउल अम्र, वही मोहम्मद बिन सलमान के पूरा हिस्ट्री में अमेरिका के साथ, कुशनर के साथ, नेतन्याहू के साथ सबसे अच्छा ज़बरदस्त रिलेशन, बहुत पावरफुल ताकतवर रिलेशनशिप बनाया है। यही मोहम्मद बिन सलमान के सबसे बड़े जो क्रिटिसाइज करने वाला आदमी थे जमाल खशोगी, अल जजीरा के जो जर्नलिस्ट थे। फिर वही उनको बहुत धमकी देके, लाइफ थ्रेटनिंग होके, फिर वो अमेरिका चले गए, वाशिंगटन पोस्ट में ज्वाइन किया। वही आदमी को तुर्की एम्बेसी में जाके मार डाला सऊदी सिटीजन्स ने। इनके बातों से उनको मार दिया। मतलब क्यों मार दिया? मतलब जमाल खशोगी, हमको पता है जमाल खशोगी के पूरा हिस्ट्री में सऊदी अरेबिया और पूरा जीसीसी कंट्रीज़ का इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ जो रिलेशन को बहुत बड़ा क्रिटिसाइज करने वाले आदमी थे। और उसके साथ साथ भी जमाल खशोगी का जो वी पॉइंट है, उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में भी जीसीसी जो हुकूमतदार लीडरशिप उनके खिलाफ थे। लोग पूरा ऐसे
मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसे बोलते थे कि ये इख्वान मुस्लिम की बंदा है, इख्वान मुस्लिम की आदमी है, इसलिए उनको चुप करना पड़ेगा। एक्चुअली वही हुआ है सऊदी एम्बेसी में, तुर्की में उनको मारने की सबसे बड़े वजह वही था। तो ये देखो, उसमें इस बातों पे इख्वान मुस्लिम की बात आ जाते हैं, और इस पे कतर की बात आ जाते हैं, और इसमें अल जजीरा की भी बात आ जाता है। तो देखो, पूरा वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट में सोसाइटी का, ये सब इसराइली, यूएई और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस में सब सामने आ रहे। सबसे बड़े है कतर। कतर को क्यों ब्लॉकेट किया है? एक्चुअली जो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, ये बहुत सालों से चल रहे हैं। सिर्फ आज मतलब लास्ट वीक ख़त्म हुआ है। लास्ट वीक मतलब डायरेक्टली शुरू हुआ है, उससे पहले तक इनडायरेक्टली बातें चल रहा था, और सऊदी अरेबिया उसके पीछे थे। मोहम्मद बिन सलमान सबसे बड़े सपोर्ट थे यूएई का, बाकी जीसीसी कंट्रीज का भी। इसी वजह से मतलब सऊदी अरेबिया का इंटरनल अफेयर्स को, सऊदी अरेबिया और यूएई का जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स जो क्रिटिसाइज करने वाले, उन लोगों को पहले बंद करना फर्स्ट स्टेप था। उसमें सबसे बड़े फर्स्ट इख्वान मुस्लिम को बैन करना। हमको पता है अरब स्प्रिंग के बारे में, पूरे अरब वर्ल्ड में इख्वान मुस्लिम सबसे बड़े ताकतवर बन गए, और अरब स्प्रिंग में अन्नहला पार्टी उधर जीत के हुकूमत में आ गए थे। फिर इजिप्ट में भी जीत के कम से कम 1 साल और कुछ चंद महीने के लिए भी इख्वान मुस्लिम उधर मुर्सी के लीडरशिप के अंदर वो ये भी हुकूमत में आ गया। बल्कि फिर हमको पता है क्या हो गया, मुर्सी को निकाल के उधर से भगा के फिर सीसी ने अपने डिक्टेटरशिप शुरू किया, उनको मार दिया जेल में। उसके बाद इख्वान को इजिप्ट में बैन कर दिया। वही जो इजिप्ट का सबसे बड़े जो फॉलोवर थे यूएई और बहरीन और बाकी सऊदी अरेबिया, उन लोग सब इख्वान को बैन कर दिया। क्यों बैन किया? क्योंकि जीसीसी कंट्रीज का सबसे बड़े ओपोजिशनल पावर मुस्लिम ब्रदरहुड थे। एक्चुअली ये सब बात पूरा नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की सेगमेंट है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। इख्वान को इसीलिए बैन किया क्योंकि इख्वान या मुस्लिम ब्रदरहुड जीसीसी कंट्रीज का सबसे बड़े ओपोजिशनल फिगर थे। तो उन लोग क्रिटिसाइज करते थे, उन लोग अपने हिसाब से नया पॉलिटिकल व्यू पॉइंट सामने रखते थे, और ये जो इख्वान मुस्लिम की कौम के मतलब अरब सोसाइटी के बीच में उन लोगों का इम्पैक्ट है और इन्फ्लुएंस है, इसको ख़त्म करने के लिए बैन करना पड़ा। वही सबसे बड़े बात थी। और देखो सेकंड है, और इसमें सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, सेकंड बात यही था, कतर के खिलाफ ब्लॉकेट किया है। हमको पता है कतर के खिलाफ क्यों ब्लॉकेट किया। कतर हमेशा तुर्की के साथ है, कतर ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, और कतर में अल जजीरा है जो जीसीसी कंट्रीज को, पूरा अरब वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करने वाला सबसे बड़े एक मीडिया एजेंसी है, और कतर इख्वान को सपोर्ट करते हैं, कतर हमास को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये कतर को कंडेम करना, कतर को कंबल करना अपने हिसाब से चलने के लिए, मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन उसके हिसाब से चलने के लिए कतर को कंबेल करना, ये सबसे बड़े डिसीजन ले लिया था। इसी वजह से कतर के खिलाफ ब्लॉकेट शुरू किया। कतर को 13 जो कंडीशन सामने रखा है, उसमें सबसे बड़े ये वही था, इख्वान को बैन करना, इख्वान के साथ पूरा रिलेशन बनाना, हटाना। उसका मतलब इख्वान मतलब फ़लस्तीन का हमास भी है, और इजिप्ट का इख्वान भी है, और अरब जीसीसी कंट्रीज में जितने भी इख्वानी अंडरस्टैंडिंग है वो सारा उसमें अंदर है। मतलब पूरा इख्वान के जो भी आइडियाज़ है जो लेते रहे, उन लोगों को सारे मूवमेंट्स को, सारे पर्सनालिटीज़ को बैन करने के लिए बोला, बल्कि कतर ने नहीं किया। और सेकंड, अल जजीरा को कंट्रोल करने के लिए बोला, वो कतर ने नहीं किया। फिर तुर्की के साथ, तुर्की को कतर ने अपने ज़मीन पे मिलिट्री बेस करने के लिए सोचा था, मतलब प्लान हो गया उसको, वो भी ख़त्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए जीसीसी और यूएई सबका जो कंडीशन में बोला, कतर ने नहीं किया। और ईरान के साथ भी जो रिलेशन है, तो इसी तरह बात है, कतर को कंट्रोल करने के लिए
जीसीसी और ये यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ मिला के ये कंडीशन सामने रखा और ब्लॉकेट कर दिया उनके ऊपर, बल्कि कतर ने नहीं माना। तो कतर को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटर्नल, मतलब जीसीसी के बाद एक एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत है सऊदी अरेबिया का और यूएई को भी। वही इसराइल सबसे बड़ा पावरफुल ताकतवर है। तो वही इसराइल की प्रेजेंस अभी जीसीसी में हो गया तो कतर को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते, वही सोच के भी ये डील बनाया, बल्कि वो नहीं होने वाला। मतलब कतर अपने हिसाब से बहुत पावरफुल है। कतर, हमको पता है, कतर ईरान के साथ और तुर्की के साथ भी आजकल बहुत अपने रिश्ता बड़ा मजबूत कर दिया है। तो इसी तरह कतर को वो कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया। तो सेकंड मैंने ये बोला था, सऊदी अरेबिया में हमको कतर के ऊपर ये ब्लॉकेट किया तो सलमान अल औदा करके बड़े स्कॉलर जो सहवा इस्लामिया, कतर का सऊदी अरेबिया का सबसे बड़े ओपोजिशनल पार्टी है या ओपोजिशनल मूवमेंट है सहवा इस्लामिया। मतलब एक तरफ सलफ़ी मेथोडोलॉजी और इख़वान मुस्लिम का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का उनका मूवमेंट है सहवा इस्लामिया, जो जमाल नासर के ज़माने में बहुत सारा इख़वान मुस्लिम लीडर्स इधर उधर चले गए। कुछ लोग काम करने के लिए आ गया और कुछ लोग भाग के आ गया डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट अरब वर्ल्ड में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कुछ लोग चले गए। तो उसमें एक थे मोहम्मद कुतुब, शहीद सैयद कुतुब के छोटा भाई। उन्होंने सऊदी अरेबिया में आया, उधर शुरू किया अपने शरिया कॉलेज में, बल्कि उनके जो स्टूडेंट्स है वही एक आइडिया नया मूवमेंट बनाया था। उसका मूवमेंट का नाम है सहवा इस्लामिया। ये सहवा इस्लामिया हमेशा जब इस्टाब्लिश किया उसके बाद भी सहवा इस्लामिया सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े ओपोजिशनल मूवमेंट बन गए। सऊदी अरेबिया का पूरा आइडिया को, पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अपने हिसाब से एक नया अंदाज, नया वी पॉइंट रिफॉर्म पैकेज जैसे पॉलिसीज़ उन्होंने सामने रखा है और साइन कैंपेनिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इस ग्रुप ने साइन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था और लेटर्स लिखा है किंग को, मतलब किंग फहद, मतलब जितने भी किंग थे उनके ज़माने में सबको लेटर्स लिखा है। मतलब इसी तरह लेटर से सोसाइटी के बीच में सहवा इस्लामिया और सफ़र हवाली और सलमान लौदा जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स एक ओपोजिशनल फिगर जैसे बन गया था। वही सलमान लौदा जब कतर के ख़िलाफ़ सऊदी अरेबिया ने ब्लॉक किया है, तब एक ट्विटर में एक ट्वीट किया था, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। ऐसे सूरह हुजरात की वो जो आयत उन्होंने ट्वीट किया था, इसी वजह से सलमान लौदा को आजकल जेल में डाला हुआ है। सलमान औदा अभी जेल में है। तो मतलब देखो, एक आयत लेके सऊदी अरेबिया के जो बिहेवियर है कतर के ख़िलाफ़ उसको क्रिटिसाइज किया, एक नया अंदाज, नया कुरानिक एक आइडिया सामने रखा। उसके लिए सलमान लौदा को सऊदी अरेबिया जेल में डाल दिया। और दूसरी बात है, ये सहवा इस्लामिया करके और उसी तरह दूसरे जीसीसी में जो भी इख़वान मुस्लिम का लीडर है, एक तरफ पैरेलल एक रिलीजियस स्कॉलर भी थे। तो मतलब जीसीसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई जो भी हो, उधर एक जो हम बोलते हैं दरबारी स्कॉलर जैसे बोलते हैं, उनके खिलाफ एक पैरेलल स्कॉलरशिप भी उन्होंने सामने रखा था। मतलब एक खुद स्कॉलर से इख़वान मुस्लिम के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो ये भी एक रिलीजियस लेजिटिमेसी को भी एक चैलेंज किया था। तो इसी वजह से भी इख़वान मुस्लिम को चुप करना, इख़वान मुस्लिम को दबाना, निकालना, पूरा सोसाइटी से निकालना, पॉलिटिकल स्फीयर से, पब्लिक स्फीयर्स पर निकालना, सऊदी अरेबिया जैसे जीसीसी कंट्रीज का सबसे बड़े डिसीजन थे। तो ये भी, तो इसके बाद सोसाइटी चुप हो जाएगा। इसके बाद सोसाइटी, मतलब जो भी ये जीसीसी और सऊदी अरेबिया, यूएई जो भी कुछ भी करो, कोई भी क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है। तो ऐसे एक माहौल बना के और दरबारी स्कॉलर्स को यूज़ करके अपने पूरे डिसीशंस सोसाइटी को इम्पोज कर सकते थे।
आजकल वही किया है। हमको देख सकते हैं कि अब्दुल्लाह बिन भैया एक स्कॉलर है जो यूएई के सबसे बड़े मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हेड है। वो वही अब्दुल्लाह बिन भैया इस सऊदी अरेबिया और यूएई और इस्राएली रिलेशन की जो उसका करार को साइन किया है। उन्होंने बोला ये वलीउल अम्र है यूएई की लीडर, वो शरीय तौर पर वो सही है। मतलब देखो एक लीडरशिप है, वो एक स्कॉलर है, वो अपने खुद को मतलब उनको बाकी सारे लोग एक सूफी समझते हैं। वही स्कॉलर, वही शेख अब्दुल्लाह बिन भैया ये बहुत ख़तरनाक, बहुत ट्रेजेडी जो बनाया हुआ ये करार को साइन करके शरीय तौर पर सही कर दिया, ऐसे एक फतवा भी दे दिया है। तो इसी तरह स्कॉलर्स को, इसी तरह लीडर्स को इख्वान मुस्लिमीन क्रिटिसाइज करते थे। तो इसीलिए इख्वान को और इख्वान जैसे माइंड्स जो लाइक माइंडेड स्कॉलर्स को, उनको पूरा सोसाइटी से, पब्लिक स्फीयर से सबको क्या कर दिया, अलग कर दिया, बैन कर दिया। तो वही एक स्टेप था। और दूसरे ईरान की बात है। हमको पता है ईरान एक रीजनल पावर है। ईरान और सऊदी अरेबिया हमेशा लड़ते हैं। सिर्फ एक शी सुन्नी सेक्टेरियन इशू नहीं है, बल्कि हमेशा एक रीजनल पॉलिटिक्स की बात है। ईरान, कतर, तुर्की ऐसे एक साथ है, बल्कि बाकी अलग अलग है, अपने अपने एक दूसरे एक ब्लॉक में है। तो ईरान को भी कंडेन करने के लिए इस जीसीसी कंट्रीज को, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई को एक एक्सटर्नल पावर की भी ज़रूरत है। तो वही इसराइल के साथ जो ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना है, वही ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी मतलब एक तरफ रीजनल पावर बैलेंस के लिए इसराइल के साथ बनाया। वही इसराइल जो वेस्ट एशिया में सबसे बड़े जो बुरी बात है वो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है। वही इसराइल जो पता है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक सलफ़ी और एक सुन्नी या एक शी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको आग लगाने के लिए इसराइल का भी प्रेजेंस बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा माहौल बन जाएगा इसराइल को भी। तो इसी तरह ईरान को भी कंडेन करना, ईरान को पॉलिटिक्स को भी कंडेन करना और ईरान की जो रीजनल अलायंस को भी ख़त्म करने के लिए यूएई और सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ ये रिलेशनशिप बनाया है। तो इसी तरह ईरान को भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बातें देखें, फ़लस्तीन, मैंने जो पहले कहा था फ़लस्तीन में पूरे फ़लस्तीन की बात नहीं कहा, सिर्फ वेस्ट बैंक की जो अनेक्सेशन होने वाले हैं, जो अभी चल रहे, उसके एक रुकावट के लिए बातें की है। बल्कि नेक्स्ट 2 दिन के बाद नेतन्याहू ने क्या कहा, नेतन्याहू ने कहा हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, स्टॉप नहीं किया, अभी हम शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। उसका मतलब क्या है? मतलब ये एक तरफ धोखा है। वो ये बात यूएई को भी पता है। यूएई एक्चुअली, जो मैंने पहले कहा था, यूएई हमेशा अपने तिजारत के लिए, अपने ट्रेड के लिए, मालो दौलत के लिए ये बात आगे चलाया, और इसके पीछे सऊदी अरेबिया में है। और सऊदी अरेबिया का भी हाथ बड़े हाथ है इसके पीछे में। तो हम देखें पूरे फ़लस्तीन में उधर हमास नहीं माना, और पीएलओ मतलब पीए फ़लस्तीन अथॉरिटी वो भी नहीं माना है। और दूसरी बात है इस्लामिक जिहाद, अल जिहादुल इस्लामी, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, वो भी नहीं माना है। तो फ़लस्तीन की जो भी गेम प्लेयर्स है फ़लस्तीन में, उन लोग कोई भी इस नॉर्मलाइजेशन को नहीं माना, उन लोग पूरा उसको नेगलेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। फिर भी यूएई फ़लस्तीन के बारे में बोल रहे, वही फ़लस्तीन इस नॉर्मलाइजेशन को रद्द कर दिया है। तो देखो इसीलिए हम इस बातों पे भी हमको एक तरफ डबल स्टैंडर्ड देख सकते हैं। तो इसराइल को कंडेन करने के बजाय यही सऊदी अरेबिया, वही जीसीसी, पूरे जो अभी ये फेवरेट होने वाले अरब कंट्रीज़ के साथ इसराइल को जीसीसी कंट्रीज़ में एक पोजीशन दे रहे। यही एक्चुअली ये डिप्लोमेटिक रिलेशन से वही होने वाले। मतलब एक तरफ सेक्टेरियन इशू ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा,
और एक तरफ इखवान को जो भी बैन कर दिया है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी डिसिडेंट्स को बात करने के लिए कोई भी चांस नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, कतर को जितने भी अभी ब्लॉकेड है वो ज़्यादा रह जाएगा। कतर को ज़्यादा, क्योंकि हमको पता है कतर हमेशा फ़लस्तीन के साथ है, कतर हमास के साथ है। कतर में हमेशा इखवान मुस्लिम के जो लीडर आते हैं, और कतर तुर्की के साथ है। उसमें इस बातों पे दूसरे एक बड़े गेम प्लेयर है तुर्की। तो इसमें हम एक बात बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, तुर्की एक्चुअली तुर्की में इसराइली एम्बसी है, बल्कि तुर्की क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? एक्चुअली तुर्की में एम्बसी 1951 में शुरू हुआ था, क्योंकि तब एक कमालिस्ट वी पॉइंट में पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से, पूरे अरब वर्ल्ड से पूरे ताल्लुकात ख़त्म करके एक यूरोपनाइजेशन प्रोसेस हो रहा था तुर्की में। उसी वजह से ये काट करने के लिए सबसे बड़े हाथ था, मतलब एक बड़ा पार्ट था इसराइल के साथ कनेक्शन बनाना, वही हुआ था। बल इसी वजह से उधर से तब से एम्बेसी हो रहा था। फिर आपको पता होगा 2010 में जो फ्रीडम फ्लोटिला इशू हुआ था, फ्रीडम फ्लोटिला इशू में बहुत सारा 8-9 तुर्की सिटीजन को मार दिया इसराइल ने। फिर पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो गया। अब तुर्की ने इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रेशर कर दिया। 3 कंडीशन ने सामने रखा, एक तो कंपनसेशन देना है, सेकंड अपोलोजाइज करना है, और थर्ड तो कुछ ज़माने के लिए कम से कम ये गजा के जो ब्लॉकेड है वो लिफ्ट करना है। ये तीनों चीज़ इसराइल को करना पड़ा। इसराइल कंपनसेशन दे दिया, और नेतन्याहू अपने ऑफिशियल तरफ से स्टेटमेंट दिया, अपोलोजाइज कर दिया, और तीसरे ये ब्लॉकेड लिफ्ट कर दिया था। मतलब इतने बड़े शर्म हो गया था, मतलब इतने बड़े शेम हुआ था इसराइल को। उसके बाद भी बहुत सारा बात हो गया इसराइल और फ़लस्तीन, इसराइल और तुर्की के ख़िलाफ़। शिमोन पेरेस की बात हमको याद होगा, जो दावेस में इकोनॉमिक फोरम में एर्दोगान शिमोन पेरेस के सामने देखे कहा, आप इस फ़लस्तीन में जेनोसाइड करते हैं। अब अभी भी ख़त्म नहीं कर रहे, आज भी मतलब मार डाल रहे फ़लस्तीन को। ये सब बोल के एर्दोगान उसके सामने से बाहर मतलब पूरा जो मीटिंग ख़त्म करके चोट जाट के वो चले गया। ये भी बहुत शेम हो गया था फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। फिर भी एक कुछ महीने के पहले भी नेतन्याहू और एर्दोगान के बीच में रेटरिक वार हुआ था। तो एर्दोगान फ़लस्तीन जेनोसाइड के बाद बहुत सारे मरतबे कहा, और उसी तरह नेतन्याहू भी कुर्दिश क्वेश्चन के बाद कहा। इसी तरह कोई भी रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तुर्की के और इसराइल के बीच में नहीं है। तो इसी वजह से तुर्की को इसराइल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और तुर्की को इसराइल के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने वाले जो भी कंट्रीज हैं उनको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी वजह से तुर्की सोच रहे कि पूरे यूएई के साथ पूरा कनेक्शन ख़त्म करने के लिए सोच रहे। तो वही तुर्की को कंडेन करने के लिए, वही तुर्की का रीजनल पावर, रीजनल प्रेजेंस कंडेन करने के लिए यूएई और इसराइल यूएई के साथ ये रिलेशनशिप बनाया, क्योंकि तुर्की और कतर के बीच में अच्छा खासा रिलेशनशिप है, वो भी ख़त्म करना है। ये एग्रीमेंट की दूसरे एक नतीजा है। तो इसी तरह अलग अलग अंडरस्टैंडिंग ये पूरा ये एग्रीमेंट के बीच में है। तो हमको इतने पूरा सामने रखे, जैसे जो मैंने कहा अरब कंट्रीज़ का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है और पूरे अरब वर्ल्ड में ये धोखा है। अरब फ़लस्तीन का जो उन लोगों का फ्रीडम है, उनको हुर्रियत है, उनके इस्तिक़लाल के बारे में सब छोड़ छाड़ के, सब भूल के इसराइल के साथ सिर्फ इकनॉमी और रीजनल पावर बैलेंसिंग सोच के इसराइल के साथ रिलेशनशिप बनाया है। एक बात। दूसरी बात, इखवान को रीजनल इन्फ्लुएंस वो ख़त्म करने के लिए, वो और डिसिडेंट्स को, उनको वॉइस को ख़त्म करने के लिए यूएई ने इसराइल के साथ ये रिलेशनशिप शुरू किया है। और तीसरा, ईरान को
ईरान को कंडेन करने के लिए ये रिलेशनशिप बनाया है। इसराइल, ये दूसरी बात, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो सेक्टेरियन वार चल रहे हैं उसको आग लगाने के लिए भी ये रिलेशनशिप में आ गया है। दूसरी बात, कतर को ज़्यादा कंडेन करने के लिए ये एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और यूएई एंड इसराइल यूज़ किया है। दूसरी लास्ट, तुर्की को ज़्यादा कंडेन करने के लिए, तुर्की का जो इन्फ्लुएंस है वो कंडेन करने के लिए भी सऊदी अरेबिया ये एग्रीमेंट यूज़ किया है। वह लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है अमेरिका के जो रोल है। अमेरिका, हमको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप एक नेशनलिस्ट फीलिंग ज़्यादा सामने रख के मतलब इलेक्शन में जीत गए थे। उनके सबसे बड़े एक कंडीशन था, मतलब एक प्रॉमिस था, पूरे अरब वर्ल्ड में अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुलाएंगे, विथड्रॉ करेंगे। बल्कि क्या हुआ, कुछ लोगों को विथड्रॉ किया है, तो सब पूरा वेस्ट एशियन स्कॉलर्स को सबको लगा कि ये उसका मतलब यही है अमेरिका पूरा वेस्ट एशिया से विथड्रॉ कर रहा है। एक्चुअली वो नहीं किया था। अमेरिका हमेशा इसराइल का सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं, उसको फेवर करते हैं। उसका सबसे बड़े बात था जो डील ऑफ सेंचुरी जो इशू सामने रखा, मतलब जब डील ऑफ सेंचुरी जैसे एक एग्रीमेंट सामने रखा था तो सारे इसराइल के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स, मतलब पूरा जर्नलिस्ट और वेस्ट एशिया में जो इसराइल और अमेरिका को सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट एक्सपर्ट सब उसको एक्सेप्ट किया था, वेलकम किया। और उसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान भी एक तरफ फ़लस्तीन को कहा कि अगर एक्सेप्ट करो, नहीं तो इसराइल की जो पनिशमेंट ले लो। उसी तरह मोहम्मद बिन सलमान भी कमेंट किया था, और वही फर्स्ट स्टेप था इसराइल के साथ अरब सोसाइटी के जो डील में, वो फर्स्ट स्टेप था वो। और सेकंड यही था, जेरूसलेम को कैपिटल डिक्लेयर किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और तीसरा वही था यूएई और अमेरिका के साथ, यूएई और इसराइल के जो एग्रीमेंट की जो मीडिएटर डोनाल्ड ट्रंप थे। इसी तरह पूरा वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं, बहुत कुछ चेंज हो रहे हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो हम देखते हैं एक्चुअली इसकी उसकी अंजाम बहुत बुरा होगा, और इसकी अंजाम बहुत बुरा होगा जैसे, और ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करने वाले हैं। तो इसका मतलब यही है कि फ़लस्तीन में जो फ़लस्तीन के फ्रीडम के लिए जो लड़ रहे उसको धोखा दे रहे हैं। पूरा जो अरब सोसाइटी स्पेशली अरब कंट्रीज़ फ़लस्तीन को भूल चुका है। मतलब कुछ लोग हैं जैसे कुवैत जैसे, कुछ लोग हैं फ़लस्तीन के साथ है, फिर भी हम यही देख रहे हैं कि जो बड़े पावरफुल कंट्रीज़ है फ़लस्तीन को भूल के अपने मालो दौलत या अपने रीजनल बैलेंसिंग वो कंट्रोल करने के लिए, वो ज़्यादा लेने के लिए आज भी इसराइल के साथ ये रिलेशनशिप बना रहे। वो पूरा वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका की पॉलिटिक्स बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मैं इतने करके मेरे बात ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ओएसी में डिवीज़न होगा। एक्चुअली ओएसी में ऑलरेडी डिवीज़न हो चुका है। जो मैंने कहा था, एक तरफ दो ब्लॉक बन गया है। और ऑफ कोर्स तुर्की अपने एक रीजनल पावर दिखा रहा है। तो तुर्की के साथ ये कतर है, तुर्की के साथ एक तरफ अभी जो कुवैत भी है एक तरफ, और दूसरा ईरान भी है। और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान ने बिल्कुल कतई तौर पर कमेंट किया है, और मलेशिया भी उसी तरह दूसरे कुछ कंट्रीज़ पे भी है, और ओएसी तुर्की के साथ। और
सऊदी अरेबिया इसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ इसी तरह जो कुछ कंट्रीज में तो दो एक ब्लॉक बन चुका है पूरा मुस्लिम वर्ल्ड में, वो ओएसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। वेस्ट एशिया के बारे में बहुत सारे किताब है जो हमको रेफ़र कर सकते हैं कि आ, आजकल किताब के ज़्यादा स्टडीज़ आते हैं। वो तो अल जज़ीरा की उनका स्टडी सेंटर है, उसमें हमको रेफ़र कर सकता है। और तुर्की का जो सेटा और तासाम करके और तुर्की इनसेट करके बहुत अच्छा सा इंटेलेक्चुअल जर्नल्स है, वो भी हमको उसमें रेफ़र कर सकता है। और दूसरा बहुत सारा मतलब ऑनलाइन में, और जो जे स्टोर आप देखिए उसमें जे स्टोर और उस academia.edu करके अच्छा खासा ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें इस एरिया में कंटेम्पररी स्टडीज़ का अच्छा खासा स्टडीज़ आ रहे हैं, तो आपको वही सब रेफ़र कर सकता है। तो और हिस्ट्री अरब फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट और फ़लस्तीनियन हिस्ट्री करके बहुत सारा किताब है, तो वो फेमस है, आप वो दे सकते हैं आपको। अभी मुस्लिम हुड की जो हाल आपको पता है, इधर इजिप्ट में बहुत अच्छा हाल नहीं है। जो ज़्यादातर जो लीडर्स हैं मोहम्मद बदी करके और कतातनी जैसे बड़े बड़े लीडर्स अभी जेल में है, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट में है। और बल्कि उसके मतलब यही है कि मुस्लिम ब्रदरहुड ख़त्म होने वाला, ऐसे कुछ नहीं है। आपको पता होगा 1928 में मुस्लिम ब्रदरहुड इस्टेब्लिश हुआ था, तब से अभी तक मतलब 2011 तक बैन था। मोस्ट ऑफ द पीरियड वो दे वर बैंड। वो फिर भी बैन थे, बल्कि फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब अरब स्प्रिंग हो गया और हुस्नी मुबारक को हटा दिया, इलेक्शन हो गया, मुस्लिम ब्रदरहुड ने हुकूमत में आ गया। उसका मतलब वही था कि अच्छा खासा इन्फ्लुएंस अभी भी है इजिप्ट में, स्पेशली इजिप्ट में। तो मतलब ये इतने सालों से ऑलमोस्ट 90 ईयर्स के बाद भी जब इतने जुल्म हो रहे उनके ऊपर भी इतने सप्रेशन हो रहे, फिर भी इख्वान मुस्लिम को ख़त्म कर नहीं पाया। तो इख्वान मुस्लिम अभी भी पावरफुल है, बल्कि पता नहीं कब आ जाएगा, बल्कि इख्वान मुस्लिम ख़त्म होने वाला नहीं है। और कुवैत में भी इख्वान मुस्लिम पावरफुल है। और बाकी जितने भी अरब कंट्रीज़ में, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जैसे जॉर्दान में इख्वान मुस्लिम की जो पावर है, मतलब जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी करके एक रूलिंग पार्टी है। अन्नहदा पार्टी इख्वान की जो थिंकिंग है, वो अन्नहदा पार्टी इधर तुनिशिया में भी पावरफुल है ना। तो इसी तरह अलग अलग स्टेट्स में इख्वान पावरफुल है। जैसे लीबिया में आपको पता होगा दो हुकूमत में, उसमें एक यूएन रिकग्नाइज्ड हुकूमत है, उसमें इख्वान भी शामिल है। तो इख्वान मुस्लिम अरब कंट्रीज़ में पावरफुल है सोसाइटी के बीच में, और यूएई और इसी तरह जीसीसी और ईरान में थोड़ा सा ब्लॉक बैन जैसे उन लोगों के ऊपर है। हो जाएगा ठीक, मैं ऐसे मेरा उम्मीद ऐसे है। ऑफ कोर्स मुस्लिम रिवोल्ट मतलब इतने सालों से मुस्लिम ब्रदरहुड के ख़िलाफ़ जो सप्रेशन हुआ था, फिर भी एक अरब स्प्रिंग के बाद जब इलेक्शन हुआ था, तब मुस्लिम ब्रदरहुड अगर हुकूमत में आ गया तो उसका मतलब अभी भी और भी चांस है।